पुलवामा हमले के बाद मोदी हुकूमत ने मरकज के मुसल्लह नीम फौजी दस्तों के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। वजारत दाखिला के इस फैसले का निफाज आज ही से होगा। अब नीम फौजी दस्तों के जवान फजाई सफर कर सकेंगे। वो दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली फजाई सफर कर सकेंगे। वहीं जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू का भी नीम फौजी दस्ते फजाई सफर कर सकेंगे। इस फैसले से 7,80,000 जवानों को फायदा होगा। सीआरपीएफ के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई फजाई सफर कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि इस जुमरे के जवानों को पहले फजाई सफर की सहूलत नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कश्मीरियों पर हमलों के वाकयात पर खामोशी अख्तियार करने पर आड़े हाथों लिया। उमर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि ये हमले वोट हासिल करने की एक साजिश के तहत किए गए। उमर अब्दुल्ला ने मामले पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस की भी सख्त तनकीद की। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर नक्सलियों के हमलों का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क में जम्मू कश्मीर के अवाम की गलत छवि पेश की जा रही है क्योंकि ये एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। उमर ने कश्मीरी अवाम से अपील की कि मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने वाले अनासिर की जानिब तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्क को एक मुदब्बिर सियासतदां की जरूरत है। हम सोच रहे थे कि ये कुछ गुमराह लोग हैं जिनके अकल ठिकाने हैं नहीं और वो हालात का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन से लग रहा है कि इन ताकतों को मरकज़ी हुकूमत की जो तंजीम है उनकी न सिर्फ इजाज़त है बल्कि उनका आशीर्वाद भी है। परसों एक रियासत के गवर्नर ने खुल्लम खुल्ला मुल्क को ये कॉल दी कि कश्मीरियों का बॉयकॉट होना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री, जिस वज़ीर आज़म को हमने लाल किले से सुना था ये कहते हुए कि कश्मीरियों को गोली और गाली से नहीं गले लगा के हम करीब हमें लाना चाहिए, उस वज़ीर आज़म से हम 2 अल्फाज सुनते ये कहते हुए कि ये जो गवर्नर साहब ने कहा गलत कहा। जब छत्तीसगढ़ में एक बड़े हादसे में पुलवामा से ज्यादा सीआरपी के बहादुर जवान मारे जाते हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक बॉयकॉट की किसी ने बात नहीं की। उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को होटलों में कमरे पे किसी ने रोका नहीं कि जो लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये वही ताकतें हैं जो हमें निशाना बनाया जा रहे हैं, जिनकी मुखालफत अल्फाजों में तो कांग्रेस कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन ताकतों को हमने हराना है, उन ताकतों का आज निशाना हमें बनाया जा रहा है। लेकिन उन ताकतों के खिलाफ मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, हमें अफसोस है कि उस पार्टी ने सही तरीके से अपनी आवाज नहीं उठाई। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि नहीं, अब इलेक्शन आते जाते रहेंगे। इलेक्शन के लिए अगर आप एक पूरे कौम को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। वहां पे हमें तारीफ और शुक्रिया भी करना चाहिए उन लोगों का जो इस मुश्किल दौर में हमारे साथ रहे। सिख कम्युनिटी ने बिना ये देखे हुए कि कौन किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने अपने गुरुद्वारे, अपने घर हमारे लोगों के लिए खोले। कुछ हिंदुओं ने इसमें हमारा साथ दिया। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मजबूरन अपनी तालीम छोड़ के वो वापस घर आ गए हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद मुल्क के चंद हिस्सों में तालीम हासिल कर रहे तलबा में खौफ का माहौल पैदा हो गया था। ताहम देहरादून में मौजूद तमाम कश्मीरी तलबा बिल्कुल महफूज हैं। सोशल मीडिया पर कश्मीरी तलबा के साथ ज्यादती जैसी अफवाहों के बाद न्यूज 18 ने जमीनी हकायक का जायजा लिया और पाया कि यहां मौजूद कई कश्मीरी खुद को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहे हैं। उधर मकामी पुलिस ने गलत अफवाहें फैलाकर
माहौल को खराब करने वाले 3 दर्जन से ज्यादा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं कहा जा रहा है कि कश्मीरी तलबा की हिफाजत के लिए तमाम कॉलेजों और हॉस्टलों के बाहर पुलिस तैनात की गई है। वाज़ेह रहे कि देहरादून में हिरासा किए जाने के इल्जाम लगाते हुए कई कश्मीरी वापस कश्मीर लौट चुके हैं। हम लोग अभी हॉस्टल में हैं कॉलेज की तरफ से, और हम लोगों को कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमारा रेगुलरली ध्यान रख रहे हैं, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन हियर। अभी तो हम लोग कॉलेज में तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो डरे हुए हैं, बट आई गेस उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो था आई गेस वो वापस आ सकता है आराम से। इट्स लाइक हम लोग सेफ है, तो बाकी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब इवन तक हमारे प्रिंसिपल सर सभी जो हैं हमारे बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें रात तक मतलब हमारी हेल्प की है, यहाँ पे हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा है। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब जितने भी बच्चे मतलब डर के चले गए हैं, उनका जो दिल में से डर है वो निकल जाए और वो वापस से आके मतलब क्लासेस ज्वाइन करें। जब जो बच्चे घर गए हैं उनको मतलब ये समझना चाहिए कि मतलब अब हम फ्यूचर है हमारा, तो फ्यूचर के साथ हम नहीं खेल सकते। क्योंकि सर मेरा डेढ़ साल हुआ है मुझे यहाँ पे सर, इसकी वजह से मतलब सर मुझ पर या बाकी बच्चों पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सर मुझे बस यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जब अभी तक मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। कॉलेज की तरफ से मुझे फुल सब सिक्योरिटी है, हॉस्टल की तरफ से फुल सिक्योरिटी है। वो खुद समझने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन वो हासिल कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हें खुद समझना चाहिए कि मतलब हमारे लिए क्या ठीक होगा। तो सर मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मुझे तो सेफ लग रहा है। पहले दिन कुछ थोड़ा सा एकदम कुछ आक्रोश रहता है, और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी। बट जहाँ तक स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कहें, स्टार्ट में थोड़ा सा उनके अंदर पैनिक रहता है, और हर स्टूडेंट के अंदर पैनिक थोड़ा सा हो जाता है। बट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया, और शायद हम लोगों ने जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ में मिलकर काम किया, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट या कुछ ऐसा रहा। और अब बिल्कुल सही है, और पुलिस प्रशासन पूरा काम कर रही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं रादर ये कह सकता हूँ कि पूरे हमारे सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक उन्होंने इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर किया, और स्टूडेंट्स आर वेरी सेफ। और मेरा ख्याल हमारी स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट में इतने तादाद में बच्चा बाहर से आकर पढ़ रहा है, और क्योंकि ये खुद ही एजुकेशन हब है, मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ इसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है। व्यापक स्तर पे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जहाँ जहाँ हमारे जो स्पेशली प्रेमनगर एरिया है, जहाँ पे कश्मीरी छात्र ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वहाँ हमने इंस्टीट्यूट्स के बाहर जो हमारे पीजी अकोमोडेशंस हैं, जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी अपने फोर्स डिप्लॉय की है। उसके अलावा हमारी मोबाइल टीम्स, जो लगभग 5 से 6 मोबाइल टीम्स हमने उस एरिया में बना रखी है, वो लगातार मूवमेंट में है। शहर में और अन्य क्षेत्र में पॉकेट्स में जहाँ जहाँ हॉस्टल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ छात्र रह रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे द्वारा व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल शांति व्यवस्था है। यहाँ जितने भी छात्र हैं लगातार हमारे से संपर्क में हैं। कहीं पे भी किसी को कोई इस तरह की अगर कुछ उनको सूचना हमारे साथ शेयर करनी होती है, हमारे नंबर्स उनके पास हैं, मोबाइल नंबर्स। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद मुल्क के चंद हिस्सों में कश्मीरियों को निशाना बनाने के वाकयात पेश आए थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी अफराद की हिफाजत को लेकर मफाद आमा की एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। अर्जी पर समाअत करने वाले बेंच ने आज इस पर समाअत करने से इनकार कर दिया। ताहम ये यकीन दिलाया गया कि कल यानी 22 फरवरी को मामले पर समाअत की जाएगी। ये बेंच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस LN राव और संजीव खन्ना पर मुश्तमिल है। बेंच ने आज सीनियर वकील कोलिन गोंसलेव की हिदायत पर गौर ख़ास करते हुए कहा कि मामला तलबा की सलामती और हिफाजत का है, इसलिए इसकी समाअत जल्द से जल्द होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के मामले पर NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि पुलवामा जैसा हमला दोबारा नहीं होना चाहिए। उमर ने कहा कि इमरान खान को पहले पुलवामा जैसे हमलों को रोकने में हमारे मुल्क की हिमायत करके ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो सके। एक तरफ से तो दोस्ती की हाथ तो ठीक है ना, वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर पुलवामा जैसे हादसे भी हो रहे हैं। तो दोस्ती का हाथ तो ठीक है ना, आप बढ़ाइए, लेकिन उस दोस्ती के हाथ के पीछे कुछ कदम भी आपको उठाने होंगे। जब तक पुलवामा जैसे हमले होते रहेंगे, बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं, और हम जैसे लोग जो बातचीत के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल होगा और बातचीत वो करना चाहते हैं, तो इसमें हमारा हाथ बटाएं।
और इस तरह के हादसे जो हैं, इस तरह के हमले ना ही हों तो बेहतर है। फिर हम भी इन ताकतों को मजबूर कर सकते हैं बातचीत के लिए। JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक ने कहा है कि उनके पास कभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। उन्होंने ऐसे में हुकूमत की जानिब से उनसे सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। पुलवामा हमले के बाद कई हुर्रियत लीडरों, चंद सियासतदानों और कई दीगर लोगों की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक एक लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में यासीन मलिक का नाम भी शामिल है। मलिक ने कहा कि उन्होंने हमेशा सिक्योरिटी लेने से इनकार किया है। मलिक ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकार ने उनके किस इलाज पर पैसे खर्च किए हैं और कहां। मेरी जात के साथ वाबस्ता था सिक्योरिटी इशू कि इसके पास सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी हमने विड्रा की है। क्योंकि हम पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी भी है, पब्लिक लाइफ में एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए मैंने आपको आज जो यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए बुलाया, इसका बुलाने का यही एक सिर्फ मकसद है कि जो कल शाम को एक नोटिफिकेशन होम ऑफिस की तरफ से शाया हुई है कि हमने इनकी विड्रा सिक्योरिटी की है, ये बताने के लिए कि इस हुकूमत को जरा मुझे बताए, 35 साल से मैं इस तहरीक के साथ मुंसलिक हूँ। इन 35 साल में मुझे ये बताए कि मेरी कब सिक्योरिटी थी और आपने विड्रा कौन सी सिक्योरिटी की। इस बीच हुर्रियत लीडरान की सिक्योरिटी हटाए जाने के मामले पर NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनके पार्टी लीडरान की सिक्योरिटी को हटाया गया तो उनकी पार्टी अदालत जाएगी। उन्होंने कहा कि हुर्रियत लीडरान को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला BJP समेत कई मुख्तलिफ सियासी जमातों ने लिया था। उमर ने कहा कि अब अगर कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। The withdrawal of security to mainstream political workers and office bearers is a hugely regressive step. We would like that the governor's administration should revisit this, because as far as I can see, I do not believe that the intelligence agencies and security agencies would have supported such a decision. If this decision is not reviewed, we will definitely approach the courts and ask them to seek the files and the papers based on which this decision was taken so that it can be looked at. PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी ने कहा है कि मरकजी सरकार की जानिब से हुर्रियत लीडरान को दी गई सिक्योरिटी वापस लेना एक बचकाना हरकत है। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर हो रहे फसादात भी तशवीश का बास है। मदनी दिवसर कुलगाम में पार्टी वर्करों के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। मदनी ने इल्जाम लगाया कि फिरका वाराना फसादात बर्पा करने के लिए साजिशें हो रही हैं। जो कश्मीर में माहौल है, हम ये चाहते हैं कि अगर कश्मीर को इस दलदल से निकालना है तो बस एक ही रास्ता है, वो हमारी जमात और हमारी जमात का एजेंडा। इसमें कोई सेंस नहीं है, बचगाना हरकत है। जिसने भी किया हो, चाहे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हो, हिंदुस्तान सरकार ने किया हो, सही नहीं है, गलत फैसला है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हुर्रियत लीडरान की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला अब तब्दील नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को फोर्सेज ने 100 घंटे के अंदर ही हलाक कर दिया। देखा 100 घंटे के अंदर जिसने पुलवामा की कार्रवाई की, हमारी सेना की बहादुर सेना ने उनको मार दिया, मेन लीडर को भी और उसके पाकिस्तानी हैंडलर को भी। और याद करिए, कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल तोड़े, लेकिन पार्टी के इस राष्ट्रीय मंच से मैं सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आपने टीवी पर देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में कुछ बाधा पैदा करने वाले आ गए थे उस गांव में, और सेना ने उसके कारण अधिक चोट खाई, चाहे वो DIG हो या ब्रिगेडियर हो, क्योंकि उनको फ्री हैंड नहीं मिल पाया। और मुझे मालूम है कि काफी संख्या में लोगों का सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है ना, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्राप्त लोग हैं उनसे भी तो काफी लोगों को आशीर्वाद मिलता है ना, उनके ऊपर भी तो शायद वही परेशान होंगे। लेकिन ये वापस नहीं होगा, कुछ भी लोग दबाव बना ले। इस बीच पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक देने का फैसला किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के मुताबिक मशरिकी दरियाओं का रुख मोड़कर जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरफ कर दिया जाएगा। काम की बात यह है कि हम यमुना के ऊपर पानीपत सोनीपत में हमने जल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। कोंडा साहिब हिमाचल प्रदेश में काम पूरा कर लिया।
दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट 4,500 करोड़ के यमुना को शुद्ध करने के लिए शुरू है। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है और हमने गंदा पानी 18 करोड़ रुपए में इंडियन ऑयल को बेच दिया शुद्ध करके। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है। इटावा, आगरा में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी भूमि पूजन करके में आया हुआ है। तो यमुना को शुद्ध करने का काम हमने शुरू कर दिया। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री हूं और इसलिए अब यमुना के ऊपर जिन उत्तराखंड और हिमाचल में हम 6 डैम बना रहे हैं, जिसमें यमुना की ताकत 6 राज्यों के बीच में हमने साइन कर ली है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। 6 रोज के बाद आज जम्मू शहर में हालात मामूल पर आ गए हैं। आज सुबह 7 बजे से 2 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील को बाद में बढ़ाया गया। इस दौरान पूरे शहर में काफी हद तक मामूलाती जिंदगी बहाल हो गए। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक काम करते रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज 6 दिन के बाद सड़कों पर देखने को मिला। हर तरफ बाजारों में लोगों का काफी रश देखा गया। शहर के स्कूल भी आज दोबारा खुल गए। सड़कों पर मुख्तलिफ स्कूलों की गाड़ियां रवां दवा रही। ऐसे हालात में लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि पूरी तरह से कर्फ्यू उठाया जाना चाहिए ताकि लोग दोबारा मामूलात के मुताबिक अपना कामकाज शुरू कर सकें। लोगों का यह भी कहना है कि जम्मू अमन और भाईचारे का गहवारा है और हर कोई बगैर खौफ के आज बाजारों का रुख कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन जो दे रहे हैं, कभी 2 घंटे की, फिर एक्सटेंड की 2 घंटे की, उसके बाद फिर एक्सटेंड की 2 घंटे की, उससे क्या है नॉर्मल नहीं हो पा रहा। अब कल पेपर में जैसे इन्होंने अनाउंस किया कि सारा दिन कर्फ्यू, डे कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया जाएगा। आज सुबह फिर डीसी साहब का आर्डर आ गया कि 2 बजे तक कर्फ्यू होगा। उससे क्या होता है नॉर्मल लाइफ जो है वो एकदम स्टिक हो जाती है। जिस कस्टमर ने घर से बाहर निकलना भी है वो भी सोचता है अब 2 बजे तक का क्या करना है बाहर आकर। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए पुल के उस पार कुछ भी नहीं था, इनको 4 दिन पहले उसको खोल देना चाहिए था। सिटी में जहाँ टेंशन थी उन एरियो को थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए था कर्फ्यू के अंडर। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जो रिलैक्सेशन दी है ये अच्छा किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कर्फ्यू के कारण, मेडिकल की और बाकी चीज़ों की। तो आप देख ही रहे हैं बाज़ार में रौनक अपनी दोबारा वापस आ गई है। और जो लोग हैं वो जिन्होंने अपने शादियों का सीज़न था और कई हमारे कश्मीरी भाई थे जो जिनको अपना श्रीनगर वापस जाना था, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे थे, तो वो लोग आ रहे हैं बेडर होके शॉपिंग कर रहे हैं। और ऐसा कोई है नहीं कि जम्मू में तो एक अमन और शांति और पीस का जो संदेश है वो हमेशा हमारी टुवर्ड्स चलता ही रहा है जम्मू वासियों की तरफ से। ये तो कुछ शरारती लोग हैं जिनके कारण जम्मू का ऐसे हालात हो गए, लेकिन जम्मू में कोई आप देख ही रहे हैं मार्केट में दोबारा लोग आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और उधर डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने कहा है कि जम्मू में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। लोगों में थोड़ा सा एक किस्म का एक माहौल पैदा हो गया था, मैं बोलूँगा, जिसमें लोगों को ये थोड़ा महसूस हो रहा था कि बाहर हालात ठीक नहीं। ऐसी आज कोई बात नहीं है। पिछले 2-4 दिनों से कर्फ्यू बिल्कुल रिलैक्स्ड है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, एक जो है फ़िरका दूसरे के साथ मिल रहा है और कोशिश कर रहा है इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि उनमें कोई दूरियां नहीं, और ऐसा ना ही कभी हुआ। एक मोमेंट्री जो चीज़ थी वो लोगों को फेस करनी पड़ी चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए। उसके बाद हालात बिल्कुल मामूल में हो गए। फिर लेकिन एहतियात के तौर पे हमने कर्फ्यू नाफिज कर दिया और वो 1-2 दिन रहा। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्सेशन हुई और आज पूरी तरह से हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मगर मैं यहाँ पे ये अपील करना चाहूँगा कि अब कल परसों जो है वो इस तरह से गैदरिंग बढ़ रही हैं, लोग मिलजुल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हरकत ना करें कि कोई भी जो शख्स है जिससे कि हालात जो है दोबारा ख़राब होने की कोई ऐसी चिंता बनी रहे। और लोगों को इस स्टेट में और जम्मू शहर में जो एक खुशहाली है और एक अमन है हमारे यहाँ पे, वो बरकरार रहना चाहिए। और इसी में सबका मतलब पूरी स्टेट की भलाई है, लोगों की भलाई है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना का इल्जाम है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग रियासत के नौजवानों की जिंदगियां खराब करने पर तुले हैं। जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुर्रियत लीडरान अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रविंदर रैना ने कहा कि बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग कातिल हैं। उन्होंने कश्मीर को बर्बादी के मंजर तक लाया है। कश्मीर के नौजवानों के हाथों से किताबें और कलम छीन कर उनके हाथों में बंदूक
और पत्थर देने का काम हुर्रियत के लोगों ने किया है। हुर्रियत के लोगों को कानून तो माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से देखेंगे? पता नहीं क्यों महबूबा मुफ्ती जी इस किस्म के इल्फाज बोलती हैं। वो खुद जानती हैं कि कातिल पाकिस्तान है, आतंकवादी दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बादी के कगार पर लाया। पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिशें की। अगर हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, हमारे सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी ना हो तो पाकिस्तान तो कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि हुर्रियत की जो सिक्योरिटी हटाई गई है एक वेलकम स्टेप नहीं है। अब सारी दुनिया जानती है हुर्रियत के लोग पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में खूनी खेल खेल रहे हैं। के ऊपर भी अटैक किया। बीजेपी सरकार अलायंस में थी पीडीपी के साथ, उनका कहना है कि एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा गया था हुर्रियत के नेताओं से बात की जाएगी, आर्टिकल 370 को रिजर्व किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप? जब हुर्रियत के लोग पाकिस्तान से बंदूकें लेके हमले करेंगे तो उनसे बातचीत कौन करेगा? इस बीच आज 2 रोज बाद चकांदाबाग के रास्ते जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दरमियान आर पार तिजारत को बहाल कर दिया गया है। हिंदुस्तान की जानिब से सामान से लदे 35 ट्रक एलओसी पार करके मकबूजा कश्मीर पहुंचाए गए, जबकि उस पार से सामान से भरे 19 ट्रक पुंछ के चकांदाबाग आ पहुंचे। क्रॉस एलओसी ट्रेड कस्टोडियन फरीद अहमद कोहली का कहना है कि नए अहकामात जारी होने तक वो तिजारत जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि पुलवामा हमले के बाद आर पार तिजारत 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। एक दिन के लिए यहाँ बंद किया गया था हालात के मद्देनजर रखते हुए। तो हालात ठीक हो गए तो ट्रेड को रिज्यूम कर लिया गया। तो 35 गाड़ियों का आज ट्रेड हुआ है। जो अप्रूव्ड आइटम्स हैं हमारे ऑलरेडी उसी पे जो ट्रेडर्स हैं जिनको जैसे मार्केट की डिमांड है उसी के हिसाब से यहाँ से सामान भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। तो आगे जब तक कोई और फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं होती तब तक ट्रेड को रिज्यूम किया जाएगा, चलेगा ही। हमारे दिलों में भी था कि ये ट्रेड जो है अभी नहीं होना चाहिए। पूरी कंट्री में इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा दुख की जो घटना हुई है ये। तो अब पेरिशेबल आइटम्स थी तो सरकार ने अगर 2 दिन के लिए ट्रेड करवाया तो हम उसी बैकलॉग को निकाल रहे हैं, जबकि फ्रेश माल जो है पीछे से किसी ने भी जो है मंडियों से खरीद के नहीं लाया है। तो क्योंकि ये इंट्रा कश्मीर आज मादरी जबानों का आलमी दिन है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ और आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से श्रीनगर के सेमिनार हॉल में एक तकरीब मुनाकिद की गई। साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता अदीब मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर दानिश्वर प्रोफेसर बशर बशीर ने मादरी जबान की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। मादरी जबानों की अहमियत, उनकी अफादियत और इससे जुड़े दीगर मामलात पे ख्यालात का तबादला किया गया। यहाँ पे सरकर्दा जो फनकार हैं, हमारे राइटर हैं और जो नई ज़बानों पे काम किया है उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और ये अहद किया गया कि हमारी जो मादरी ज़बानें हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गोजरी हो, और स्टेट में जो ज़बानें बोली जाती हैं उनकी पर्दाख्त के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। 21 फरवरी को मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। जबान किसी भी कौम के लिए निहायत अहमियत की हामिल होती है। कश्मीर में कश्मीरी जबान की बिगड़ती सूरत हाल पर पेश है पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। किसी भी कौम की शनाख्त इसकी जबान होती है, मगर अब हमारे तालीमी निजाम में अंग्रेजी जबान ज्यादा हावी हो गई है। वादी कश्मीर में कश्मीरी जबान अब सिर्फ बातचीत तक ही महदूद होकर रह गई है। इसके पढ़ने लिखने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ कमी आ रही है। अगरचे कश्मीर के स्कूलों में कश्मीरी जबान का पढ़ना तकरीबन लाजमी करार दिया गया है, मगर इसके दूररस नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। आज तक किसी हुकूमत ने इस जानिब खास संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हाल ही में मरकजी सरकार की विजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के डिजिटल पोर्टल यानी भाषा संगम से भी कश्मीरी जबान को हटाया गया। हमारी मादरी ज़बान सरकारी सरपरस्ती के बावजूद, कवानीन और दूसरे तमाम मामलात के बावजूद भी अभी ज़मीनी सतह पे इसके फ़रोग़ और इसकी तरक्की और तरवीज के लिए कोई नुमायाँ कारनामा अंजाम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे वालिदैन जो अपने बच्चों को
मादरी जबान के बजाय दूसरी जबानों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। मादरी जबान किसी भी इंसान की शख्सियत की तामीर, तालीम और हमजहत तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। माहिर लिसानियात का मानना है कि कश्मीरी जबान को ज्यादा से ज्यादा आम करने और नई पौध तक मुंतकिल करने का मकसद तभी हासिल किया जा सकता है जब इसे स्कूलों में बुनियादी सतह से ही हर जमात तक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। लोगों में ये गलत फहमियाँ भी गर्दिश कर रही हैं कि कश्मीरी और उर्दू जबान का रोजी रोटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हद तो ये है कि हमारा तालीम याफ्ता तबका इस प्रोपेगेंडा का सबसे ज्यादा शिकार है। तलबा अब कश्मीरी और उर्दू मज़ामीन से गुरेज ही कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा नौजवान कश्मीरी जबान में आला डिग्रियों के लिए इंदराज करें। हर सब्जेक्ट के लिए पोस्ट्स क्रिएट होते हैं, हर सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट निकाले जाते हैं, लेकिन ये वाहिद सब्जेक्ट है हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर में जिससे इतना इस्तेसाल किया जाता है। पीएचडी करके लोग बैठे हुए हैं, एमफिल करके लोग नेट सेट करके लोग बैठे हुए हैं। बेरोजगारी ने इतना सारे इस दुनिया को मोह किया है, क्या हम इस कश्मीरी ज़बान को इस तरह उस एंगल से नहीं दे सकते कि हम अपने बच्चों को रोज़गार दे सके? आज यही ज़बान स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में तो पढ़ाई जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो टीचर अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दी है, लेकिन जब हम मुताला करते हैं, बारीक बानी से उसका मुताला करते हैं, तो वो टीचर नहीं है जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। वो टीचर है किसी का मैथ, किसी का उर्दू, किसी का इंग्लिश। कश्मीर में चंद इदारे ऐसे भी हैं जो कश्मीरी जबान की तरक्की व तरबीज के लिए गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं। कश्मीरी जबान को जिंदा रखने और इसको फरोग देने में न्यूज़ 18 उर्दू भी पेश रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना कश्मीरी जबान और यहाँ की सकाफत व तमद्दुन की अहमियत को समझते हुए हर इतवार को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कश्मीरी जबान में लड़ीशा तहरीर करते हैं। ऊंच पुरखो रुख रात आसमान। न्यूज़ 18 उर्दू के कश्मीर बुलेटिन में लड़ीशा हर इतवार नश्र होता है। न्यूज़ 18 की इस पहल की कश्मीरी जबान से जुड़े लोग खूब सताइश कर रहे हैं। ऊंच पुरखो रुख रात आसमान। जो लोग, जो इदारे, जो तंजीमें इस सिलसिले में काम कर रही हैं, उनकी बदौलत भी कश्मीरी ज़बान को तक़वियत मिलती है। इसी तरह जो काम न्यूज़ 18 उर्दू ने किया है कश्मीरी ज़बान को तरवीज के लिए, कश्मीरी ज़बान की तरवीज के लिए, जैसा कि उन्होंने लड़ीशा पेश किया है, इससे न सिर्फ ज़बान को तरवीज मिलती है बल्कि हमारी सकाफ़त, हमारा तमद्दुन, हमारी तहजीब जो है वो भी फ्लोरिश हो जाती है। मुख्तलिफ इदारे जो काम करते हैं उनमें नुमायाँ काम जो हम महसूस कर रहे हैं वो न्यूज़ 18 का लड़ीशा है जो संडे को हुआ करता है। तो बहुत अच्छा काम होता है क्योंकि लड़ीशा ने पुराने ज़माने से हमेशा से हमारी सकाफ़त, हमारी तहजीब, हमारी ज़ुबान को महफूज रखा है और इसको एक ज़रिया बनाया है आगे ले जाने का। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इस मसले पर संजीदगी से गौर करे। आम लोगों को भी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पटन से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया पुलवामा ने लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए खुसूसी शिकायती सेल कायम करने का मंसूबा बनाया है। सैयद आबिद रशीद ने डीसी पुलवामा का ओहदा संभालने के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जिला को मजीद जाज़िब नजर बनाने और लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए इंतजामिया अवाम के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने पुलवामा के नौजवानों को भी जिला की तामीर तरक्की के लिए आगे आने की तलकीन की। डीसी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनाकिद की। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों से तबादुला ख्याल किया। आबिद रशीद ने कहा कि मीडिया, इंतजामिया और अवाम के दरमियान बेहतर पुल का काम करे ताकि लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो सके। पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने डीसी को अपनी मुश्किलात से वाकिफ कराया। उन्होंने जिला हेडक्वार्टर पुलवामा में प्रेस क्लब के कयाम का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुलवामा ताहिर अहमद मागरे भी इस मौके पर मौजूद थे।
बड़ी प्रायोरिटी पुलवामा में काम करने की ये रहेगी कि लोगों को साथ लेके, लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ हम गुड गवर्नेंस दें जो कि ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, ऑनेस्ट हो और टाइम बाउंड रिडर्सल हो। कोशिश है कि मैं यंगस्टर्स को ये एक पैगाम दे सकूं कि आप सही मानों में अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करके इस ज़िले को, हमारे इस खूबसूरत ज़िले को जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, जो हमारी मईशत का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जा सके, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पार्टिसिपेशन और सिर्फ आपकी कबूलियत से ही होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे वो कोऑपरेशन दस्तयाब होगी। रियासत और मुल्क के हालात किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सूबाई सतह के मीटिंग के दौरान किया। इजलास में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के साथ साथ दीगर लीडरान मौजूद रहे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने पार्टी की जम्मू शाख की सत्ताइश करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले दिनों जम्मू में दरमानदा कश्मीरियों के लिए रहने के साथ खाने पीने का भी बंदोबस्त किया। उन्होंने कारकुनों को अवाम की हर मुमकिन मदद करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर मारोग, पंथियाल, बैटरी चश्मा, अनोखी फॉल, सेरी समेत कई मकामात पर भारी पसियां और मलबे गिरने की वजह से शाहराह मुकम्मल तौर से बंद है। रामबन बानीहाल सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा है। शाहराह पर दरमांदा मुसाफिरों को मकामी लोगों की जानिब से मदद फराहम की जा रही है। इंतजामिया ने भी कई मकामात पर लंगर का एहतमाम किया है। दरमांदा मुसाफिरों को स्कूलों, मस्जिदों समेत कम्युनिटी हॉल और मकामी लोगों ने अपने घरों में शिफ्ट किया हुआ है। बनिहाल के बीच में कुछ गाड़ियां स्ट्रैंडर्ड हैं जिनको हम सेफ्टी के, उनके पैसेंजर्स को सेफ्टी की तरफ ले जा रहे हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स है वो पीछे मानसर में यहाँ पर खुद की तरफ जो हैं वो स्ट्रैंडर्ड हैं, बिकॉज उनको अभी टाइम लगेगा। जैसे ही रास्ता खुलेगा तो उनको फिर हम निकाल यहाँ। उधर करगिल में ताजा बर्फबारी हुई है। जिला के तमाम बड़े सड़क राबितों पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। यूल जुगसुरू में बर्फानी तोदा गिरने की खबर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बर्फानी तोदा गिरने के वाकये में अखूनी मोहसिन का रिहायशी मकान तबाह हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करगिल में लोग खुश नजर आ रहे हैं। यहां 9 से 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। द्रास से करगिल के लिए ट्रैफिक अक्सर मुअत्तल ही रही। लेह करगिल कौमी शाहराह भी बंद है। भारी बर्फबारी की वजह से चिंग के मकाम पर जंस्कार से ताल्लुक रखने वाले 15 अफराद दरमांदा हो गए हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए जंस्कार अफेयर्स इंजीनियर पंचाक तासी ने कहा कि तमाम दरमांदा अफराद महफूज हैं। उन्होंने कहा कि अगर राबिता बनाने में ज्यादा वक्त लगता है तो इन अफराद को खाने का मसला पेश आ सकता है। उन्होंने न्यूज 18 से अपील की कि वो उन अफराद की मालूमात जंस्कार इंतजामिया तक पहुंचाते रहें। उधर जिला गांदरबल के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। सयाहती मकाम सोनामर्ग समेत गुंड, गगनगीर और दीगर मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी हुई है। सोनामर्ग में 6 से 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसका राबिता पहले से ही भारी बर्फबारी की वजह से दीगर इलाकों से मुनक़ता था। इन इलाकों में बिजली भी गायब है। ये इलाके पूरी तरह घुप अंधेरे में है। जिला इंतजामिया ने पहले ही बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि पसियां गिराने वाले इलाकों की जानिब जाने से गुरेज किया जाए।